Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल विद अनदर न्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मंडे को हमारा फिनिश हो गया था. प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट हमने स्टार्ट कर दी है. तो अब एक के बाद एक सीक्वेंस में हम जितने भी प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे बच्चों. रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करा है. इसके बाद फिर बच्चों हम देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, फिर हम देखेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट एंड देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा 5th चैप्टर चल रहा है आउट ऑफ 7 चैप्टर्स. डाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स एंड लोकोमोशन कंप्लीट हो चुका है. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो नर्वस टिश्यू वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है. सीएनएस वाला पार्ट अभी चल रहा है. फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया है बच्चों, और आज हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे शाम को. ठीक है. साथ ही साथ बच्चों हमारी एक और यूनिट जो चल रही है दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं. एवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, जिसमें से एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया. आज अभी 15 मिनट पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग अनदर चैप्टर फ्रॉम दैट यूनिट दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो उस यूनिट का लास्ट चैप्टर होगा. स्टार्ट करते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस. आज जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और हमेशा जब भी मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जरूर रखता हूँ. उसका फर्स्ट जो लेक्चर होता है आप देखेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में एज वेल एज ऑन द ऐप. हर चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा दैट इज इंट्रोडक्शन. और ये क्यों रखता हूँ बच्चों, क्योंकि शुरुआत से मैंने खुद ने नीट क्रैक करा और एक चीज़ फील करी है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो उस चैप्टर का टाइटल क्या है, उसका क्या मीनिंग है, उस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, किस चीज़ के बारे में आप पढ़ने वाले हो, उसके बारे में जो बिल्कुल बेसिक्स हैं बच्चों, यदि वो आपके दिमाग में एक बार अच्छी तरह से इम्प्रिंट हो जाए तो फिर वो चैप्टर आपके लिए रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो जाता है. हम कई बार क्या करते हैं कि बेसिक्स को तो इग्नोर करते हैं. अरे यार क्या है, शुरुआत में तो यूँ कच कच मतलब मैंने सुना है बच्चों को ऐसा कहते हुए कि सर क्या होता है हर चैप्टर की शुरुआत में तो कचरा दे रखा होता है. भाई वो कचरा नहीं होता. आप सोचते हो बहुत सिंपल चीज़ ये है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है और आप उनको स्किप करने की टेंडेंसी रखते हो. ऐसा नहीं करना है बच्चों. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस का. जैसा भी मैंने कहा था लोअर क्लासेस से आप 6th क्लास से ही पढ़ने लग जाते हो बच्चों फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में. उसके पहले भी डेफिनेशन वगैरह तो आ ही जाती है लोअर क्लासेस के अंदर. बट फिर जैसा मैंने कहा था अगेन हम देखेंगे कि वास्तव में, क्योंकि अब हम जिस लेवल पे हैं 11 12 है नीट लेवल पे जब हम बात करते हैं बच्चों तो वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द लोअर क्लासेस. फोटोसिंथेसिस, the synthesis of complex organic substances, that is carbohydrates, by green parts of the plants in the presence of light with the help of CO2 and water is called photosynthesis. रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है बच्चों अपन ने. तो सिंथेसिस का मतलब सबको पता है, किसी भी चीज को बनाना, फॉर्म करना. फोटोसिंथेसिस, यदि फोटो रेफर्स टू लाइट बच्चों, तो लाइट की प्रेजेंस में या लाइट एनर्जी की मदद से यदि फूड का सिंथेसिस हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जरूरी नहीं वो प्लांट्स के अंदर ही हो. ये चैप्टर जो है वो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ने प्लांट्स के रेस्पेक्ट में दिया है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म में यदि लाइट एनर्जी की मदद से फूड का सिंथेसिस हो रहा है बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको फोटोसिंथेसिस ही बोलेंगे. आगे बात समझ में, जरूरी नहीं कि वो चीज सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही हो. फिर यहाँ पर जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों, जिनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि खाना बनाया जा रहा है जिससे बाद में फिर एनर्जी डिराइव की जा सकती है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं. अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज में आता है. इवोल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ तो सबसे पहले कीमो हेटेरोट्रॉप्स ओरिजिनेट हुए थे, और उसके बाद फिर आए थे बच्चों कीमो ऑटोट्रॉप्स. और कीमो ऑटोट्रॉप्स में मैंने बताया था कि केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके वो अपना खाना बनाते हैं. वहां पर जिन चीजों से वो अपना खाना बनाते हैं वो थे CO2 एंड H2S. फिर मैंने आपको बताया था कि फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स से बाद में इवॉल्व होकर आए फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स, ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड तो काम में ले रहे थे, लेकिन H2O की जगह शुरुआत में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड काम में ले रहे थे बच्चों. और वहां पर आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सल्फर मिल रहा था. इस तरह का फोटोसिंथेसिस जहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, हमने बोला था एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और उनका हमने बोला था एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. फिर अल्टीमेटली और इवोल्यूशन हुआ, ऐसे पिगमेंट्स डेवलप हुए, ऐसे एंजाइम्स डेवलप हुए ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नॉट ओनली लाइट की प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में H2S की जगह H2O को भी अब यूटिलाइज कर सकते थे. वहां से फिर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चालू हुआ इन द प्रोडक्ट्स, और हमने बोला क्या स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, जो कि हमें हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है बच्चों.
क्लियर? तो ये फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर काम में आ रहा है। तो एक चीज तो यहाँ से ही याद रखना बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन है इसका सोर्स, देखो जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन और H2O में भी ऑक्सीजन है। आपसे पूछा जाता है ये कि भाई ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है इसका सोर्स क्या है, CO2 है या H2O है? यदि CO2 इसका सोर्स होता तो वो ऑर्गेनिज्म जो H2O की जगह H2S यूज कर रहे थे उनके अंदर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती थी, उनमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर था। आगे बात समझ में, इसका मतलब क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसका सोर्स ये है बच्चों, ये चीज याद रखना। तो हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में H2O यहाँ पर यूज होती है और इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जो पिगमेंट काम में आता है बच्चों वो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है यहाँ पर प्लांट्स का, और इसी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से ये लाइट एनर्जी ट्रैप हो पाती है। जो पिगमेंट यहाँ पर लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा दैट इज क्लोरोफिल, और इसी कारण से ये फोटोसिंथेसिस हमें ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम सनलाइट से यानी कि लाइट से ले रहे हैं, लाइट एनर्जी ले रहे हैं, और वो लाइट एनर्जी ट्रैप कौन कर रहा है, ये ग्रीन पिगमेंट कर रहा है। तो ग्रीन पार्ट्स में ही आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो एक क्वेश्चन बनता है बच्चों नीट के अंदर वो ये बनता है कि आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जाती है फोटोसिंथेसिस की। जैसे रेस्पिरेशन में हमने बोला था बच्चों एम्फीबॉलिक पाथवे था, वो बहुत कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म वाज देयर। इन द सेम वे आपसे फोटोसिंथेसिस के लिए पूछा जाता है कि भाई ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्या बोलोगे आप इसको? तो यहाँ पर तो देखो बिल्कुल क्लियर है चीजें कि भी हम सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नई चीजें बना रहे हैं, सिंथेसिस हो रहा है, नाम ही सिंथेसिस है। और जहां पर सिंथेसिस होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज बच्चों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, ये आपसे पूछा जाएगा। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। एंडोथर्मिक जहां पर एनर्जी यूटिलाइज कंज्यूम हो रही है, यहां पर बच्चों अभी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है ना, यहाँ तो हम एक तरह से एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, एनर्जी का रिजर्व हमने क्रिएट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब बॉडी सेल्स को जरूरत होती है यहाँ पर प्लांट की, उस समय फिर इस ग्लूकोज से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अल्टीमेटली अगेन एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, यहाँ तो हम लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक केमिकल के अंदर, यानी कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में। हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हैं ताकि जब जरूरत हो उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सके कन्वर्ट करके। क्लियर है बच्चों? तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इस रिएक्शन को चलाने के लिए लाइट एनर्जी का यूज किया जा रहा है, ना कि यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरी चीज जो आपसे पूछी जाती है कि भाई ये रेडॉक्स प्रोसेस क्यों है, कैसे आप प्रूव करोगे कि ये रेडॉक्स प्रोसेस है? रेडॉक्स प्रोसेस ऐसे रिएक्शंस जहां पर एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बिल्कुल ये रेडॉक्स प्रोसेस है। क्यों? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर तो ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, अभी मैंने बोला है आपको, जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर है। यदि मैं इस H2O में से हाइड्रोजन को हटा दूंगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब देखो, कोई भी चीज यदि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है उसका रिडक्शन, लॉस कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है फ्रॉम वाटर, तो वाटर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आगे बात समझ में, यहां वाटर तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, और ये जो हाइड्रोजन यहां से वाटर लूज करेगा, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के पास। ठीक है, वो उसको गेन करके क्या बना रहा है बच्चों, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना रहा है। यदि कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है हम क्या कहेंगे, वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर जो दो ही रिएक्टेंट्स हैं, जब दो रिएक्टेंट्स हैं बच्चों यहां पर इस रिएक्शन के अंदर, तो और हम कह रहे हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक का रिडक्शन होगा दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। क्योंकि जब भी कहीं रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन जो लूज हो रही है उसको कोई ना कोई एक्सेप्ट तो करेगा, तो कोई ऑक्सीडाइज भी सॉरी मतलब कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई ना कोई रिड्यूस भी होगा। मतलब यदि कोई हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उस हाइड्रोजन को कोई एक्सेप्ट करके रिड्यूस भी हो रहा होगा। दो ही रिएक्टेंट्स है, इसका मतलब एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा यानी कि एक हाइड्रोजन को लूज कर रहा होगा और दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा यानी कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। अब कौन सा क्या कर रहा है वो भी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया ऑक्सीजन का सोर्स याद रखो वाटर, वाटर से ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब वाटर में से हाइड्रोजन निकलेगी, यानी कि वाटर तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस हाइड्रोजन को CO2 एक्सेप्ट करके ग्लूकोज बना रहा है C6H12O6, इसका मतलब वो हो रहा है बच्चों रिड्यूस, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आई थिंक यहां तक के जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, बेसिक्स जो हैं फोटोसिंथेसिस को, वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं यहाँ पर।
ड्यूरिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये याद रखना बच्चों पॉइंट, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। जो फोटोसिंथेसिस है ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इवोल्यूशन में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। ये जो फोटोसिंथेसिस है पहले प्रोकैरियोट्स में आया, क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ अर्थ के ऊपर तो एक्चुअली पहले प्रोकैरियोट्स ही आए थे, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में यदि अपन जो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऐसा फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पहली बार देखने को मिला था बच्चों। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस, टिपिकल फोटोसिंथेसिस जो भी हायर प्लांट्स में होता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर या ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि प्रोकैरियोट्स थे उनके अंदर देखने को मिला। फिर जब यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन हुआ बच्चों अर्थ के ऊपर, तब जाकर उनके अंदर भी इसका अपीयरेंस हुआ। एक और टर्म जो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर यूज होता है कि हम फोटोसिंथेसिस को फिजिको केमिकल प्रोसेस, कई बच्चे इसको फिजियो केमिकल याद रखते हैं, जो गलत है। फिजिको याद रखना बच्चों, फिजियो वर्ड अलग है, फिजियो वर्ड रेफर्स टू फंक्शनैलिटी, किसी चीज का फंक्शन, फिजिको रेफर्स टू फिजिकल, है ना। तो इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस को? क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में बच्चों। लाइट एनर्जी फिजिकल फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज में। दैट इज व्हाई वी कॉल इट फिजिको केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो इस पॉइंट में भी अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं जब भी वाइवा लेता हूं ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चों का, और जब फिजिको केमिकल प्रोसेस का मीनिंग पूछता हूं, वर्ड तो पता होता है बच्चों को, रटा हुआ होता है कि फोटोसिंथेसिस इज फिजिको केमिकल, बट आधे तो उसको फिजियो केमिकल बोलते हैं, और जो फिजिको केमिकल बोलते हैं उनको फिजिको केमिकल का रियल मीनिंग पता नहीं होता कि हम बोलते क्यों हैं इसको फिजिको केमिकल। तो बेटा कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, रटनी नहीं है चीजें बिना अंडरस्टैंडिंग के। नाउ थ्रू फोटोसिंथेसिस ओनली 10%। अब इसमें एक और चीज दिमाग में आती है, जब भी हम कहते हैं कि भाई हायर प्लांट्स के अंदर हमारे आसपास जो पेड़ पौधे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो दिमाग में एक अपने आप ही एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ कि भाई धरती के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी उनके अंदर हो रहा होगा। बट यहाँ पर अगेन एक शॉकिंग फैक्टर, वो क्या है बच्चों? जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर्टिकुलरली ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, यदि हम देखें कि भाई उस फोटोसिंथेसिस के थ्रू होने वाले प्रोडक्शन में कौन से प्लांट्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का या एक्वेटिक प्लांट्स का, तो शॉकिंग फैक्ट है यहाँ पर, ओनली 10% ऑफ द ड्राई मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय लैंड प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बनाया जा रहा है उसमें से सिर्फ 10% प्रोडक्शन, 10% कंट्रीब्यूशन ही टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड प्लांट्स का है। रिमेनिंग 90% कहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स बना रहे हैं बच्चों, उनमें भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? स्टार कौन है यहाँ पर? सुपरस्टार है एल्गी बच्चों। एल्गी में भी ओशंस की एल्गी 90% और फ्रेश वाटर की 10% कंट्रीब्यूशन देती है इस 90% ऑफ दी ड्राई वेट में या ड्राई प्रोडक्शन में बच्चों। क्लियर? नाउ फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस सबको पता है, ये तो है ना, वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहला पॉइंट, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। अल्टीमेटली सब इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, पहली बात तो प्लांट्स इसके थ्रू सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसके बिना, नॉट इसके थ्रू सॉरी, प्लांट्स इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पहली चीज तो वो ही। फिर प्लांट्स के बाद हम आए एनिमल्स पे। एनिमल्स में वो एनिमल्स जो हर्बीवोरस हैं, है ना, वो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, उनका सर्वाइवल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और उनके ऊपर किसका सर्वाइवल डिपेंडेंट है? कार्निवोर्स का, ओमनिवोर्स का सर्वाइवल डिपेंडेंट है बच्चों। तो इनमें से, इस पूरी चेन में से यदि हम किसी को भी हटा देते हैं बच्चों, तो वायबिलिटी घट जाएगी उसके ऊपर वालों की, है ना। तो अल्टीमेटली जो पहला स्टेप है फूड चेन में वो तो यही है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अल्टीमेटली सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सोलर एनर्जी। तो सनलाइट कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को ड्राइव कर रही है, हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को ड्राइव कर रही है बच्चों, ठीक है। तो इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। ऑक्सीजन जो हमारे सर्वाइवल के लिए, सभी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है एक्सेप्ट द एनारोबिक वंस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना एक तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा बच्चों, है ना। और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन सब हम पढ़ चुके हैं इन द लास्ट चैप्टर। और एनर्जी एफिशिएंसी की भी हम बात कर चुके हैं कि एनारोबिक की तो ना के बराबर कुछ भी नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो तो जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अस, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते बच्चों। हमारे अंदर जितना डिवीजन ऑफ लेबर है और जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाई ऑक्सीजन इज अ मस्ट, ठीक है। और ऑक्सीजन का भी जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए ये क्लियर है, और ये तो आप बिल्कुल छोटी कक्षाओं से सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ने लग जाते हो कि बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल नहीं होगी हमारी धरती के ऊपर बच्चों, आज की तारीख में यदि हम बात करें तो,
ठीक है, तो आई थिंक जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था समझ में आ गया होगा बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट रहता है हमेशा। बेसिक्स की हम बात करते हैं, कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों उसमें हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स, जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए फोटोसिंथेसिस के ऊपर। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स भी हैं बच्चों, और वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं उनमें। अब बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम भी हमें याद रखने हैं, अब क्योंकि क्वेश्चन आता है तो वो रखने भी पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फोटोसिंथेसिस के, तब तक इसको रिवाइज करें। आज शाम का जो लेक्चर है बच्चों दैट इज ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन अलोंग विद मेनिंजेस। जो मेनिंजियल कवरिंग्स होती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई कवरिंग्स होती है, उनके बारे में चर्चा होगी बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम अ फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।